नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कवर स्टोरी है बीजेपी की मनमर्जियां। कैसे अटल अडवाणी की बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर मनमर्जियों के रास्ते पर चल पड़ी। मतलब ये कि जो बीजेपी सरकार सोच या कर रही है, वो ही सर्वोपरि है। वो जो भी करते हैं, वो दृष्टिहीन है। तो क्या बाकी सब के सब गलत हैं? आखिर इस अहम या घमंड की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या घटना या घटनाएं हैं जहां की इसकी नींव पड़ी? ये हमें पहुंचा देती है झूलते फूल जैसे विभत्स हादसे के दरवाजे पर। यूं तो सरकार की मनमानियों की शुरुआत होती है गुजरात के 2002 दंगों से, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इसकी मजबूत नींव पड़ी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से। जी हाँ, बहुचर्चित फेक एनकाउंटर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ 2005 की एक बहुचर्चित घटना है, जिसमें कि पॉलिटिशियन एवं भ्रष्ट पुलिस का नेक्सस साफ तौर पर उजागर होता है। इस केस का घटनाक्रम जैसे आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि कैसे कानून की बखियां उठेड़ते हुए चार्जशीट में आरोपित सभी आरोपी धीरे धीरे छूट जाते हैं। यहां तक कि न्यायालय भी इससे खंडित होने से नहीं बच पाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद कि केस की पूरी कार्यवाही एक ही जज द्वारा की जाएगी। इसमें 2 जज बदल दिए जाते हैं और एक जज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जो आज भी एक रहस्य है। और अंत में एक ऐसा जज फैसला सुनाता है, जो फैसला सुनाने के कुछ दिनों बाद ही रिटायर हो रहा होता है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, सारे महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। तो फिर सोहराबुद्दीन आखिर मारा कैसे गया? वह हमारा सिस्टम। सिटीजन फोरम रिपोर्ट। अब आप पूछ सकते हैं, ऐसा कैसे? कोई फिल्म चल रही है क्या बाबू? बिल्कुल सही। ऐसा ही लगता है इस केस की बारीकियों को देखते हुए, मानो किसी फिल्म की पटकथा हो जिसमें कि भ्रष्ट नेता की जीत होती है। यहाँ सत्य पराजित होता है। केस से जुड़े ईमानदार और साहसी पुलिस कर्मियों के कैरियर को सदा के लिए लूप लाइन में डाल दिया जाता है। कहने की जरूरत नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों को आगे चलकर पुरस्कृत किया जाता है। सत्यमेव जयते के धोखे में मत आना, क्योंकि आज यहाँ किसी भी सत्य की जयते नहीं होगी। अब आपके मन में अगला प्रश्न ये होगा कि इस केस का बीजेपी के मनमानियों से क्या वास्ता? तो दोस्तों, बीजेपी का ये एक ऐसा प्रयोग था जिसमें जनता भी सिस्टम के तोड़ने मरोड़ने का जश्न मनाती है, और ये सरकार के का आगे के लिए रास्ता खोल देती है कि आप न केवल संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपने मनमानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा भी कर सकते हैं। इस मोड़ पर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगरोल जनसभा का जिक्र जरूरी हो जाता है, जिसमें वो खुले तौर पर जनता से सोहराबुद्दीन मुठभेड़ को सही ठहराते हुए जनता से समर्थन मांगते हैं, और जनता उन्हें खुले दिल से समर्थन देती भी है। यहाँ मैं राजनीतिक दृष्टि से चीजों को नहीं देख रहा, और इसमें कोई शक नहीं कि सोहराबुद्दीन एक अपराधी था और उसे सजा कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए थी। पर मैं यहाँ समझना चाहता हूँ कि जनता और नेता का मनोभाव उस समय क्या रहा होगा। मेरे को लगता है जनता एक तरीके से भोली होती है। जनता सेलिब्रेट कर रही थी, अपना समर्थन दे रही थी कि एक अपराधी को मार गिराया गया है, भले ही गैर कानूनी रूप से। और भाइयों और बहनों, मोदी क्या सोच रहे थे? मोदी ये सोच रहे थे कि मैं जो भी करूं, सही गलत, जनता मेरे साथ है। जोक सपाट। तो अब हम आ जाते हैं झूलतो पुल के विभत्स हादसे या फिर सामूहिक हत्याकांड पर। लेकिन उससे पहले संक्षेप में बात कर लेते हैं संवैधानिक संस्थानों पर सरकार के अतिक्रमण की। जी हाँ, सीधा और साफ अतिक्रमण। मतलब ये कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर संवैधानिक संस्थानों के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करते चली गई। आज ईडी, सीबीआई एवं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके इशारे पर नाचते हैं? सीधा जवाब है, केंद्र सरकार के। ऐसा भी नहीं कि पहले की सरकारों ने इन संस्थानों का उपयोग या फिर कहें दुरुपयोग अपने फायदे के लिए नहीं किया हो, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ कि सरकार ने अपनी सत्ता के बल पर इन संस्थानों पर जबरन अतिक्रमण किया हो। बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर निजी मीडिया पर भी वही अतिक्रमण जबरदस्त तरीके से किया गया।
ये वो दौर माना जा सकता है जहां से जनता की रहस्यमयी चुप्पी की शुरुआत होती है, जो कि आज तक कायम है। हम वापस आते हैं मोरबी के झूलतो पुल हादसे या फिर कहें हत्याकांड पर। यहाँ पर भी सिस्टम को उसी तरीके से तोड़ने मरोड़ने की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि सोहराबुद्दीन केस में हुआ था। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इस केस में भी कोई दोषी नहीं पाया जाता है। और यहाँ भी जनता चुप, जो कि न सिर्फ सोचनीय है परंतु खतरनाक भी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक अपराधी के गैरकानूनी रूप से मारे जाने पर जनता अपनी सहमति देती है, लेकिन मोरबी पुल हादसे में मासूम नागरिक, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, मारे जाते हैं। इनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, पर जनता अभी भी चुप। नंगी आंखों से साफ दिख रहा है कि इसमें सिस्टम का किस तरह से मजाक उड़ाया गया। बिना टेंडर के एक ऐसी कंपनी को ठेका सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि उस कंपनी का एमडी बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। इस कंपनी का पुल की मरम्मत या कंस्ट्रक्शन करने का दूर दूर तक कोई अनुभव नहीं है, और न ही गुजरात सरकार ये बता पाई कि किन मापदंडों के तहत ये ठेका दिया गया। क्या जनता को ऐसे हादसे के बाद भी सरकार को धर्म का चश्मा लगाकर देखना चाहिए, जिसमें कई बेगुनाह जानें चली गईं? ऐसे में जनता की चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है। सोचिए इस बारे में, वरना हम जो इकोनॉमिकली चाइना प्लस वन की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पॉलिटिकली भी चाइना प्लस वन हो जाएं वर्ल्ड मैप पर। गंभीरता से सोचिए।